हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है बॉक्स 507 और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी स्पेनिश एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों मूवी में आपको एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें 16 साल की लड़की मारिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के बाहर अकेले खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी। सिगरेट पीने के बाद मारिया जल्दी जल्दी अपना सामान अपने बैग में पैक करने लगती है और वो कहीं जाने की तैयारी करने लगती है। आगे मारिया अपनी मॉम एंजेला और अपने पिता मोडेस्टो पार्डो को अलविदा कहकर अपने घर से निकल जाती है। आगे मारिया अपने घर से बाहर निकलती है, जहां पर पहले से ही उसका बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है और मारिया उसकी बाइक पर बैठकर वो दोनों कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों ऐसी जगह कैंपिंग करने जाते हैं जहाँ पर कैंपिंग करना सख्त मना होता है, लेकिन फिर भी वो दोनों उस जगह पर अपना कैंप लगाते हैं और दोनों कैंप के अंदर इंटीमेट होने लगते हैं। आगे शाम हो चुकी थी और मारिया का बॉयफ्रेंड समुद्र किनारे स्विमिंग करने लगता है। मारिया भी दूर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को देख रही होती है और फिर वो अपनी सिगरेट जलाने लगती है, लेकिन हवा ज्यादा चलने के कारण उसकी सिगरेट जल नहीं रही थी। तब मारिया कैंप के अंदर जाकर सिगरेट जलाने लगती है। तभी बाहर स्विमिंग कर रहा मारिया का बॉयफ्रेंड देखता है कि कैंप के आसपास आग लग चुकी है। तब मारिया का बॉयफ्रेंड आकर मारिया मारिया चिल्लाने लगता है और मारिया कैंप से बाहर निकलकर देखती है तो उसके चारों तरफ आग फैल चुकी थी। डरकर मारिया वापस कैंप के अंदर चली जाती है और मारिया का बॉयफ्रेंड मारिया को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर आग की लपटें ज्यादा होने के कारण वो मारिया की तरफ नहीं बढ़ पाता। तब मारिया भी हिम्मत करके कैंप से बाहर निकलती है तो उसके आसपास चारों तरफ आग की लपटें बहुत बढ़ चुकी थी और इतनी बड़ी आग को देखकर मारिया डर जाती है। अब मूवी के अगले सीन में हमें 7 साल बाद का समय बताया जाता है, जब मारिया के माता पिता अपने रोजाना के काम कर रहे होते हैं। अब मोडेस्टो और एंजेला की जिंदगी से मारिया हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी और मारिया के बिना उन दोनों की जिंदगी खाली खाली हो चुकी थी। आगे मोडेस्टो रेडी होकर अपना ब्रेकफास्ट करके अपनी जॉब के लिए घर से निकल जाता है। मोडेस्टो के घर से बाहर निकलते ही एक फ्रेंच बियर्ड वाला पुलिस ऑफिसर मोडेस्टो को घर से बाहर जाते हुए देख रहा था और मोडेस्टो के जाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर मोडेस्टो के घर की तरफ चला जाता है। एंजेला घर में अकेली थी, तब वो पुलिस ऑफिसर एंजेला से मिलता है। तब वो पुलिस ऑफिसर एंजेला से कहता है, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करना है, क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ? एंजेला थोड़ी सोचती है और फिर उस पुलिस ऑफिसर को घर के अंदर बुला लेती है। दूसरी तरफ मोडेस्टो भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था, जो कि एक बैंक था। दरअसल मोडेस्टो एक बैंक में मैनेजर था। मोडेस्टो अपने केबिन में जाता है और इसी के बाद मोडेस्टो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस पुलिस वाले ने एंजेला को बांधकर उसका मुंह ढक दिया था। एक्चुअल में वो पुलिस वाला एक नकली पुलिस वाला था और आगे वो पुलिस वाला अपने बॉस रोगुरिया को कॉल करके इन्फॉर्म करता है यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में है। ये सुनकर रोगुरिया, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके कुछ आदमी एक वैन में सामान रखकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम बैंक के अंदर मोडेस्टो को देखते हैं, जो कि लॉकर रूम के अंदर अपने बैंक की एक कस्टमर के साथ था और उस लेडी के पास एक रेयर ड्राइंग बुक होती है और वो कस्टमर मोडेस्टो को कहती है, मुझे इस ड्राइंग बुक को बेचने के लिए $5000 तक का ऑफर मिला है, पर ये बुक बहुत कीमती है, इसकी कीमत इससे 3 गुना है। आगे मोडेस्टो उस लेडी के कहने पर उस बुक को अपने बैंक के लॉकर में रखने लगता है। आगे मोडेस्टो लॉकर रूम को लॉक करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और मोडेस्टो अपने ऑफिस में जाकर अपना काम करने लगता है। तभी मोडेस्टो को एक कॉल आता है और उस कॉल में मोडेस्टो को सामने से आवाज आती है, इस वक्त मैं तुम्हारे घर पर हूँ तुम्हारी बीबी के साथ, तुम्हें सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं और पुलिस को कॉल करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, हमारे लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। थोड़ी देर में तुम्हारी बैंक में एक आदमी आएगा और तुम्हें उसे पर्सनली अटेंड करना है। आगे वो पुलिस वाला मोडेस्टो को उसकी वाइफ के चीखने की आवाजें सुनाता है, जिसे सुनकर मोडेस्टो थोड़ा घबरा जाता है। आगे मोडेस्टो देखता है कि बैंक के बाहर एक आदमी सूटकेस लेकर खड़ा हुआ था और वो जल्द ही बैंक के अंदर इंटर होने वाला था। उसे देखते ही मोडेस्टो बैंक के दरवाजे पर जाकर उसे रिसीव करता है और आगे मोडेस्टो उस आदमी को अपने ऑफिस में ले जाता है। दूसरी तरफ हम उस किडनैपर को देखते हैं, जो मोडेस्टो के घर पर होता है और उसने एंजेला को बेड से बांध दिया था। आगे वो किडनैपर एंजेला को बेहोशी की दवाई खिलाने की कोशिश करने लगता है, पर एंजेला दवाई नहीं खा रही थी। तब वो किडनैपर एंजेला को बुरी तरह से मारने लगता है।
बैंक के अंदर भी बैंक के अंदर काम करने वाले सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बैंक से जाने लगे थे और बैंक में काम करने वाला वॉचमैन भी मोडेस्टो से इजाजत लेकर वहां से चला जाता है। सभी के जाने के बाद मोडेस्टो के साथ बैठा आदमी मोडेस्टो से कहता है, अब हमें शुरू करना चाहिए, मुझे बैंक में लगे सारे अलार्म बताओ और फोन को स्विच बोर्ड से बंद कर दो। वो आदमी जैसा जैसा बोलता है मोडेस्टो वैसा ही करते जाता है और आगे मोडेस्टो उस आदमी को लेकर लॉकर रूम की तरफ जाने लगता है। आगे वो आदमी मोडेस्टो के हाथ और पाँव को टेप से बांध देता है और उसके बाद वो अपने पास से टेबलेट्स निकालकर उसमें से एक टेबलेट मोडेस्टो को लेने के लिए कहता है। आगे रॉबर्स ग्रुप के और लोग भी वैन लेकर बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं और बैंक के अंदर मौजूद आदमी उन लोगों के लिए मेन डोर ओपन कर देता है और वो वैन के अंदर मौजूद लॉकर्स खोलने के सामान को बैंक के अंदर ले जाने लगते हैं। सारा सामान बैंक के अंदर लाने के बाद उनमें से एक आदमी वैन लेकर वहां से निकल जाता है और दो आदमी बैंक के अंदर चले जाते हैं। मोडेस्टो वो कैप्सूल लेने की वजह से अब बेहोश हो चुका होता है और वो तीनों रॉबर लॉकर रूम के अंदर मौजूद रहकर वहां मौजूद सभी लॉकर्स को खोलने लगते हैं। कुछ घंटों बाद मोडेस्टो को होश आता है और मोडेस्टो किसी तरह से कटे हुए लॉकर के जरिए अपने हाथ की वो टेप काटता है और हाथ पांव खोलने के बाद मोडेस्टो देखता है कि रॉबर्स ने वहां मौजूद कई सारे लॉकर्स खोल दिए थे और वो लोग उसमें से कीमती सामान लेकर वहां से भाग चुके थे। मोडेस्टो उठकर वहां से बाहर जाने लगता है पर रॉबर्स के उस ग्रुप ने मोडेस्टो को लॉकर रूम के अंदर ही बंद कर दिया था। मोडेस्टो काफी देर मदद के लिए आवाज भी लगाता है पर कोई भी वहां उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। तभी मोडेस्टो को उल्टी आने लगती है। तब मोडेस्टो वहीं रखे खुले हुए लॉकर 507 उठाकर उसके अंदर से फाइल निकालकर उसी के अंदर उल्टी करने लगता है। उल्टी करने के बाद मोडेस्टो की नजर उस फाइल पर पड़ती है जो 507 लॉकर से निकली थी। जिज्ञासावश मोडेस्टो उस फाइल को देखने लगता है। उस फाइल के अंदर एक पेपर भी था जिसके अंदर लास जार्जालोस स्टेट का मैप भी था और उस फाइल के साथ कुछ पेपर भी थे जिसके अंदर केवेंडिश इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी की कुछ खुफिया डिटेल्स थी। मोडेस्टो एक एक करके उस फाइल के सभी पेपर्स को चेक करता है और उन पेपर्स को उठाकर उन्हें छिपाने की जगह ढूंढने लगता है। तभी मोडेस्टो की नजर वहीं रखी ड्राइंग बुक पर पड़ती है जो बैंक की कस्टमर लॉकर में रख कर गई थी। अब मूवी में हमें राफेल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में ऑग्लियो नाम के आदमी से मिलने जाता है। तब ऑग्लियो नाम का आदमी कहता है, हम उस एग्रीमेंट पर रीनेगोशिएशन करना चाहते हैं, जो कीमत तुम लोगों ने बताई है वो दुगनी है। केवेंडिश कंपनी बिजनेस में काफी वेल्दी कंपनी है और वो तुम्हारी मांगों को आसानी से पूरी कर सकती है, इसलिए मार्सेलो को बताओ कि वो अगले हफ्ते हमारी कमीशन के मेंबर से मिले। तब राफेल ऑग्लियो को एक लिफाफा देता है जिसके अंदर कुछ फोटो थे और राफेल ऑग्लियो से कहता है, ये लड़का अंडर एज था, हम हमारा ऑफर इम्प्रूव नहीं करेंगे पर कंपनी के लिए इससे बुरे हालात पैदा कर सकते हैं और ये बात मैं मार्सेलो को जाकर बता दूंगा। ये सुनकर ऑग्लियो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राफेल और केवेंडिश कंपनी के एम्प्लॉय ऑग्लियो के बीच किसी डील के बारे में बात हो रही थी। ऑग्लियो चाहता था कि राफेल जिस मार्सेलो नाम के आदमी के लिए काम करता है वो केवेंडिश कंपनी के एम्प्लॉय से जाकर बात करे और जो मांग उन्होंने कंपनी के साथ किसी खुफिया डिटेल को छुपाने के लिए रखी थी उस मांग को वो कम करे। पर राफेल अपनी मांगों को इम्प्रूव करने से पूरी तरह से इनकार कर देता है। आगे राफेल भी उस पब से बाहर निकलने लगता है। तभी वो टीवी पर चल रही न्यूज को देखता है जिस न्यूज में बताया जा रहा था कि एक बैंक में रॉबरी की गई है और लॉकर तोड़कर कई सारा कीमती सामान चुराया गया है। इस न्यूज को सुनकर राफेल भी परेशान हो जाता है और वो जल्दी जल्दी में अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचकर राफेल अपनी गर्लफ्रेंड पर पानी डालकर उसे जगाता है। राफेल देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने काफी सारी ड्रिंक पी रखी थी और इस बात को लेकर राफेल अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा होता है और राफेल अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, मुझे बताओ क्या हुआ। तब राफेल की गर्लफ्रेंड मोनिका कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बैंक से फोन आया था और उन्होंने बताया कि किसी ने बैंक में रॉबरी की और सारे सेफ्टी डिपॉजिट को तोड़कर उसमें से कीमती सामान चुरा कर ले गए। तब राफेल कहता है, और उसके बाद तुमने काफी सारी ड्रिंक कर ली, मुझे बताओ तुमने उन पेपर्स के बारे में किसे बताया। तब मोनिका कहती है, मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया और हमें तो अभी ये भी नहीं पता है कि किस किस के सेफ्टी बॉक्सेस चोरी किए गए हैं। बैंक वालों ने बताया था कि काफी सारे बॉक्सेस अभी भी सेफ है और पुलिस ने हमें कल बुलाया है क्या क्या मिसिंग है ये जानने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस मोडेस्टो से बैंक रॉबरी के बारे में पूछताछ कर रही होती है। तब मोडेस्टो पुलिस को बताता है, उस दिन बैंक में एक ही आदमी आया था, मैंने उसी से बात की थी और दूसरा आदमी मेरे घर पर था जिसने मुझे मेरी वाइफ के बारे में वार्निंग दी थी। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, आज के लिए ये पूछताछ काफी है पर हम आपको वापस बुलाएंगे। हम बैंक में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपका घर भी अभी के लिए बंद रहेगा, इसलिए आपको होटल रूम में रहना पड़ेगा और इसके लिए आपको कोर्ट पे करेगा। और मोडेस्टो अपनी वाइफ से जाकर हॉस्पिटल में मिलता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि मोडेस्टो की वाइफ पहले से बीमार रहती थी और रॉबर्स के मारने के कारण उसकी हालत और गंभीर हो चली थी और अब वो बेहोशी की हालत में थी, उसका इलाज चल रहा था।
आगे मूवी में हमें राफेल नाम के उसी आदमी के बारे में दिखाया जाता है जो मार्सेलो नाम के आदमी के घर पर जाता है। राफेल मार्सेलो के लिए काम करता था, इसलिए वो मार्सेलो को आकर बताता है। कंपनी के आदमी का कहना था कि वो लोग डील में रीनेगोशिएशन करना चाहते थे, पर मैंने उन्हें तैयार कर लिया उसी डील को आगे बढ़ाने के लिए। ये सुनकर मार्सेलो कहता है ये तुमने अच्छा किया। तब मार्सेलो राफेल को बताता है हमारा कजन पाब्लो किन्हीं 2 आदमी को भेजने वाला है और वो लोग कल आने वाले हैं रोम एयरवेज से। वो शायद मुझे किसी बारे में परेशान करने वाले हैं, तुम जाकर इस बारे में पता करो। दूसरी तरफ मोडेस्टो अपने होटल रूम में होता है और वो बिल्कुल अकेला होता है। आगे मोडेस्टो पर्स निकालकर अपनी बेटी और वाइफ को याद करने लगता है। दूसरी तरफ राफेल एक रेस्टोरेंट में उसी पुलिस वाले से मिलता है जो कि मोडेस्टो से बैंक रॉबरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तब वो पुलिस वाला राफेल को बताता है जिन लोगों ने रॉबरी की है वो शायद प्रोफेशनल थे, उन्होंने सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स नहीं खोले और उन्होंने बैंक मैनेजर की वाइफ को भी किडनैप किया था। अब शायद बैंक मैनेजर की वाइफ मर भी सकती है, उसकी हालत खराब है। बैंक रॉबरी करने वाली गैंग में शायद 4 लोग शामिल थे, उसमें से शायद एक औरत भी थी। बैंक के बाहर ही 2 बूढ़े आदमी मौजूद थे जिन्होंने बैंक रॉबर को सामान अंदर ले जाते हुए देखा था। तब राफेल उस पुलिस वाले से कहता है और उस बैंक मैनेजर ने क्या बताया? तब वो पुलिस वाला कहता है उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि वो तो बैंक रॉबरी के समय बेहोश था। अब अगले दिन सुबह होती है, तभी राफेल मोनिका अपनी गर्लफ्रेंड को जगाता है और वो उससे कहता है सुबह हो चुकी है, तुम्हें बैंक में जाना है। आगे मोनिका बैंक में जाती है इस बात का पता लगाने। तब बैंक के बाहर काफी सारी भीड़ मौजूद थी क्योंकि सभी अपने अपने सामान के बारे में पता लगाने बैंक में आए थे। आगे मोनिका बैंक से बाहर निकलती है और वो गाड़ी में बैठे राफेल को खाली फाइल दिखाती है, यानी 507 डिपॉजिट बॉक्स में जो भी फाइल थी उसके पेपर अब गायब थे। ये जानकर राफेल गुस्सा होता है और मोडेस्टो भी बैंक की खिड़की से राफेल को गाड़ी में बैठा हुआ देख रहा था। मोडेस्टो को पता लग चुका था कि 507 नंबर का डिपॉजिट बॉक्स मोडेस्टो की गर्लफ्रेंड मोनिका का था, जिस डिपॉजिट बॉक्स के अंदर मोडेस्टो को वो सीक्रेट्स पेपर मिले थे। आगे राफेल वहाँ से मोनिका को बिठाकर ले जाता है और वो गाड़ी काफी तेज चलाने लगता है। सुनसान जगह देकर राफेल अपनी गाड़ी रोकता है और मोनिका को कार से उतारकर राफेल उसे एक जोरदार तमाचा मारता है। तब मोनिका गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है तो राफेल उसे रोककर पूछता है मोनिका मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था। तब मोनिका कहती है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैंने उन पेपर्स के बारे में किसी को नहीं बताया। आगे राफेल जाकर एयरपोर्ट पर वेट करने लगता है उन 2 आदमियों का जिनके बारे में मार्सेलो बता रहा था। राफेल को वो दोनों आदमी दिखाई दे जाते हैं और राफेल उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और जब वो अकेले होते हैं तो राफेल उनसे जाकर मिलता है। तब उन्हीं में से एक आदमी राफेल से पूछता है तुम एयरपोर्ट पर हम पे नजर क्यों रख रहे थे? तब राफेल कहता है मुझे मार्सेलो ने बताया था कि पाब्लो के कोई 2 आदमी आने वाले हैं और मुझे डर था कि मार्सेलो के आदमी तुम पर नजर न रख रहे हो। तब उन्हीं में से गिनी नाम का वो आदमी कहता है हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तुम्हारा सारा पैसा रेडी है जो तुमने मांगा था। ये सुनकर राफेल कहता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर राफेल वो डॉक्यूमेंट मार्सेलो के सौतेले भाई पाब्लो को बेचना चाहता था। पाब्लो और मार्सेलो के बीच गहरी दुश्मनी थी और पाब्लो उन डॉक्यूमेंट के जरिए मार्सेलो को बर्बाद करना चाहता था क्योंकि उन डॉक्यूमेंट में मार्सेलो के भ्रष्टाचार के सबूत थे और मार्सेलो उन डॉक्यूमेंट के जरिए केवेंडिश कंपनी से पैसा लेना चाहता था। आगे मोडेस्टो उसी जगह पर जाता है जहां मूवी की शुरुआत में उसकी बेटी कैंपिंग करने गई थी और जहां पर आग लगने की वजह से वो मारी गई थी। इस जगह का नाम लास जार्जुला एस्टेट होता है और मोडेस्टो उस जगह पर पहुंचकर देखता है कि अब वहाँ पर काफी बड़े बड़े बंगले बन चुके थे। जब मोडेस्टो की बेटी जलकर मारी गई थी तब यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। उस वक्त यहाँ पर जंगल हुआ करता था और जंगल में आग लग गई थी। आगे मोडेस्टो थाने जाकर अपनी बेटी की रिपोर्ट निकालता है जिसमें लिखा हुआ था 16 साल की लड़की की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई। जिस जगह पर उस लड़की की डेड बॉडी पाई गई वहाँ पर उसने अनऑथराइज्ड तरीके से एंट्री ली थी, वहाँ पर जाना मना था। तब मोडेस्टो उस रिपोर्ट में उस पुलिस ऑफिसर का नाम देखता है जिसने रिपोर्ट बनाई थी। उस पुलिस ऑफिसर का नाम ऑफिसर सेंटोस था। दूसरी तरफ राफेल अपने घर में होता है। तब राफेल मोनिका को प्लेन का टिकट देकर कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। तब मोनिका कहती है और तुम कहाँ जा रहे हो? तब राफेल कहता है मुझे वो पेपर किसी भी हाल में ढूंढने होंगे जो हमारे डिपॉजिट बॉक्स से चोरी कर लिए गए हैं। आगे राफेल मोनिका को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। आगे बैंक में हमें मोडेस्टो को दिखाया जाता है जो उस लेडी से मिलता है जिसने डिपॉजिट बॉक्स के अंदर अपनी ड्राइंग बुक रखी थी। वो लेडी मोडेस्टो से कहती है रॉबरी करने वाले डिपॉजिट बॉक्स से ज्वेलरी ले गए पर उन्होंने इस ड्राइंग बुक को बैंक में ही छोड़ दिया, जबकि ये ड्राइंग बुक ज्वेलरी से कई ज्यादा महंगी थी। तब मोडेस्टो कहता है उन लोगों को आपकी ड्राइंग बुक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया होगा। आगे मोडेस्टो उस लेडी से उसकी ड्राइंग बुक मांगकर उसके अंदर से वो पेपर्स निकाल लेता है जो पेपर्स 507 डिपॉजिट बॉक्स के अंदर से निकले थे और जिसे उसने ड्राइंग के अंदर छिपा लिया था। मोडेस्टो उन पेपर्स को देखने लगता है तो उसके अंदर मोडेस्टो को एक पेपर ऐसा भी मिलता है
जिसके अंदर किस किस को कितना पैसा ट्रांसफर किया गया है उसकी डिटेल थी। मोडेस्टो को उस डिटेल सेंटो नाम के पुलिस ऑफिसर का नाम भी मिलता है। इस पुलिस ऑफिसर को $30,000 भेज गए थे और ये वही पुलिस वाला था जिसने मोडेस्टो की बेटी की जलने की रिपोर्ट बनाई थी। दूसरी तरफ हमें राफेल को दिखाया जाता है जो कि एक पुराने अपराधी से मिलने जाता है जो पहले भी बैंक रॉबरी के केस में जेल जा चुका था। राफेल उससे मौजूदा हुई बैंक रॉबरी के बारे में पूछता है। तब वह आदमी राफेल को बताता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मैं तो शहर से बाहर था अपनी फैमिली के साथ। 8 महीने पहले किसी ने मुझे एक जॉब देने का ऑफर किया था। ये जॉब सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस की थी, पर मैंने इस काम के लिए बिल्कुल मना कर दिया और मैंने उनसे इस बारे में कोई सवाल भी नहीं किया कि वो ये चोरी कहाँ करने वाले हैं। उस गैंग में 2 गंजे आदमी थे और उनके साथ एक लेडी भी थी। उसमें से एक आदमी का नाम टोनी लोमास था। आगे राफेल पता करके टोनी लोमास नाम के उसी आदमी के घर पर जाता है जिसके बारे में राफेल को पता चला था। तब राफेल उसका दरवाजा चोरी से खोलकर अंदर घुस जाता है और राफेल उसके घर में छानबीन करने लगता है। तभी राफेल को टोनी लोमास का एक फोटो मिलता है जिसमें टोनी लोमास के साथ 2 आदमी और एक औरत थे और राफेल उस फोटो को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मोडेस्टो भी पता करके उस पूर्व पुलिस ऑफिसर के वहां पहुंच जाता है जिसने उसकी बेटी की डेथ की रिपोर्ट की थी और मोडेस्टो सेंटोस से पूछता है क्या आप जारा जुलास फायर के बारे में याद है जो 96 में हुई थी। उस आग में एक 16 साल की बच्ची जल गई थी और उस वक्त फायर चीफ आप थे। ये सुनकर सेंटोस कहता है हाँ मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तब मोडेस्टो कहता है आपने उस केस की रिपोर्ट फाइल की थी और मेरे पास ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि एक्सीडेंट का कारण अनऑथोराइज जगह पर कैंपिंग करना था। तब सेंटोस कहता है ये मैंने सही लिखा है, उन लोगों ने अनऑथोराइज जगह पर कैंप लगाया था और उनके कैंप के पास हमें सिगरेट के बट भी मिले थे। वो लोग केयरलेस थे कि ऐसी जगह पर जाकर उन्होंने कैंप लगाया जहाँ पर जाना मना था। तब मोडेस्टो कहता है मेरे पास केवेंडिश कंपनी की मनी ट्रांसफर की रिपोर्ट है। केवेंडिश कंपनी ने तुम्हें 30 मिलियन पेसेटस दिए थे ये रिपोर्ट साइन करने के एक दिन पहले। ये सुनकर सेंटोस कहता है रुक जाओ तुम ठीक बोल रहे हो, मैंने वो रिपोर्ट गलत बनाई थी, वो बस एक एक्सीडेंट नहीं था, ये सब मैंने मजबूरी में किया था। मेरी वाइफ काफी बीमार थी और वो लड़की तो मर भी चुकी थी और ये डील मुझे राफेल ने ऑफर की थी। दूसरी तरफ राफेल एक क्लब में जाता है और वहाँ पर वो एक आदमी को मारकर उससे टोनी लोमास के वहाँ जो फोटो मिला था उन लोगों के बारे में पूछने लगता है। तब वो आदमी राफेल को बताता है इसमें जो गंजा आदमी है उसका नाम रे गुरिया है और इसका एक वाटर प्यूरिफायर प्लांट भी है। आगे राफेल रे गुरिया के प्लांट का पता करके पीछे के दरवाजे से उसके प्लांट में घुस जाता है और वहां की तलाशी लेने लगता है। तभी राफेल को वहां पर एक लाश मिलती है जो कि पन्नी से ढकी हुई थी। तभी राफेल को कोई गाड़ी की आवाज आती है। उस प्लांट में बैंक रॉबरी करने वाली गैंग का एक आदमी बाइक लेकर आता है और वो प्लांट के अंदर आकर वहां पड़ी लाश को कहीं ले जाने लगता है। लेकिन तभी राफेल उस आदमी पर गन अड़ा देता है और राफेल उस आदमी को मारकर पूछता है बैंक रॉबरी करने वाला रे गुरिया और वो लेडी कहाँ पर है। वो आदमी भी राफेल को डर कर बताने के लिए तैयार हो जाता है। आगे राफेल उस आदमी से कहता है तो तुम ही टोनी लोमास हो और जिस आदमी की डेड बॉडी है वो कौन है, तुम लोगों ने इसे क्यों मारा। तब टोनी कहता है क्योंकि इसे बैंक मैनेजर की वाइफ को किडनैप करने के लिए भेजा था पर इसने वहां पर उसे बुरी तरह से मारा जिसके कारण उसकी जान पर बनाई, इसलिए हमारी गैंग में जो लेडी है उसने इसे 2 बार शूट किया। तब राफेल कहता है तुमने चोरी करने के लिए वही बैंक क्यों चुना था। तब टोनी कहता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, हमें रे गुरिया ने ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर राफेल टोनी को और ज्यादा मारने लगता है। अब आगे मोडेस्टो राफेल के बारे में पुराने न्यूज़पेपर में पढ़ने लगता है जो कि उस वक्त पुलिस चीफ हुआ करता था जब मोडेस्टो की बेटी जलकर मर गई थी। आगे मोडेस्टो से मिलने जेवियर नाम का एक रिपोर्टर आता है। तब मोडेस्टो जेवियर से पूछता है क्या तुम इस घटना के बारे में जानते हो जो 7 साल पहले हुई थी, लास जार्जुलास नाम की स्टेट पर आग लग गई थी। तब जेवियर कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था। तब मोडेस्टो कहता है लास जार्जुलास लैंड एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर यूज के लिए था। तब मोडेस्टो जेवियर को एक लिफाफा देता है। मोडेस्टो जेवियर से कहता है तुम एक अच्छे रिपोर्टर हो, ये सारी डिटेल पुराने डेटा में चेक करो। लास जार्जुलास स्टेट को एक एग्रीकल्चर फर्म के पास से खरीदा गया था जिस फर्म का नाम डेल सोल था और उसके बाद उस जमीन को केवेंडिश कंपनी के इन्वेस्टर गिब्राल्टर को बेच दिया गया और आगे इस जमीन को शहरी विकास द्वारा फिर से वर्गीकृत किया गया जिसके लिए केवेंडिश कंपनी ने शहरी विकास आयोग को पैसा खिलाया। जो भी इस काम में आड़े आया उन्हें पैसा खिलाया गया। इन पेपर में उन सभी के नाम, उनकी अकाउंट डिटेल है। तुम ये सारी डिटेल जाकर अपने बॉस को दिखाओ, फिर वो क्या कहते मुझे कॉल करके बताना क्योंकि मेरे पास और भी कई सारी खुफिया जानकारी है। दूसरी तरफ राफेल टोनी को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर रे गुरिया की पूरी गैंग मौजूद होती है। तब राफेल रे गुरिया और उसकी गैंग पर नजर रखने लगता है। तब राफेल देखता है कि रे गुरिया की गैंग कुछ सामान को ट्रक में लाद कर ले जा रही थी। राफेल भी रे गुरिया की गैंग वालों का और उस ट्रक का पीछा करने लगता है। तब राफेल देखता है कि वो ट्रक पहाड़ी पर एक जगह पर जाकर रुक गया था और रे गुरिया की टीम वाले उस ट्रक पर लदी सिलेंडर जैसी चीज से बैग निकालने लगते हैं और उन बैग्स को अपने साथ ले जाने लगते हैं। बैग्स को अंदर रखने के बाद रे गुरिया वहां से निकल जाता है
और रे गुड़िया की टीम और उनकी टीम में मौजूद लेडी चोरी का सामान निकालकर उसे देख रही थी। तभी उन्हें बाहर से कोई आहट सुनाई आती है। उनमें से एक आदमी बाहर जाकर देखता है तो बाहर राफेल था और वो गन अड़ाकर अंदर आ गया था। राफेल की आवाज सुनकर वो लेडी अपनी गन निकालने लगती है। तभी राफेल उस पर गोली चला देता है और वो लेडी मारी जाती है और राफेल सभी को बिना कोई होशियारी किए ग्राउंड पर बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जेवियर अपने न्यूज एजेंसी वाले बॉस से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है जो मोडेस्टो ने उसे बताया था। जेवियर का बॉस रेमन जेवियर से सारी जानकारी लेकर और उससे वो डॉक्यूमेंट लेकर उस डॉक्यूमेंट को अपने ही बॉस होम ब्रेसिलो को भेज देता है। रेमन का बॉस हेम ब्रेसिलो भी काफी सारे बैंकों का प्रेसिडेंट था। रेमन का बॉस होम ब्रेसिलो उस डिटेल को देखता है और वो रेमन से पूछता है इसके बारे में और किस किस को पता है। तब रेमन कहता है ये बात मेरे एडिटर और सिर्फ मुझे ही पता है। मैंने ये लिस्ट देखी और इसमें कई जाने माने लोगों के नाम देखे तो मुझे लगा न्यूज़पेपर में छापने से पहले मैं आपसे कंसल्ट कर लूं। तब होम ब्रेसिलो कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया। वो आदमी कौन था जिससे ये जानकारी मिली? तब रेमन कहता है उस आदमी का नाम मोडेस्टो पार्डो है। ये उस लड़की का पिता है जो लास्ट जारजुलास में जलकर मारी गई थी और ये उस बैंक का मैनेजर भी है जिसमें अभी अभी रॉबरी हुई थी। आप बताइए क्या हमें इस स्टोरी को छापना चाहिए? तब होम ब्रेसिलो कहता है हमारे न्यूज़पेपर ने हमेशा सच का साथ दिया है पर इस न्यूज को अभी प्रकाशित नहीं करना है। मैं थोड़ा सोचकर बताऊंगा। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि शहर के बीच में किसी नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा था और वहां पर एक्स मेयर भी मौजूद था। मोडेस्टो भी उस प्रोग्राम में मौजूद होता है और वो एक्स मेयर से मिलकर उसे एक पैम्पलेट देता है जिस पैम्पलेट पर मेयर की बैंक अकाउंट डिटेल लिखी हुई थी। उस पैम्पलेट को देखकर मेयर चौंक जाता है और मोडेस्टो मेयर से कहता है क्या हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं? आगे मोडेस्टो और मेयर अकेले होते हैं। तब मोडेस्टो मेयर से कहता है केवेंडिश कंपनी ने आपको 1.2 मिलियन पेसेटेस पे किए थे अलग अलग डेट्स में और इसलिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन से एग्रीकल्चर लैंड को अर्बन लैंड में कन्वर्ट करवा दिया। आपके भ्रष्टाचार से अब एग्रीकल्चर लैंड पर कई सारी बिल्डिंगें बन चुकी है। इसलिए केवेंडिश कंपनी के मालिक को कॉल करो या उस आदमी को जो आपका भी बॉस है। मैं उससे पर्सनली मिलकर बात करना चाहता हूँ। एक्स मेयर मोडेस्टो की बात सुनकर घबरा गया था और वो कॉल करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ रे गुड़िया की गैंग जिस जगह पर रॉबरी के माल को काउंट कर रही थी वहां पर राफेल ने पहुंचकर सभी को बंदी बना लिया था। तभी वहां पर रे गुड़िया भी आता है और राफेल उस पर भी गन अड़ा देता है और राफेल रे गुड़िया को भी उसके आदमियों के पास बिठाकर पूछता है बैंक रॉबरी से तुम्हें कुछ पेपर मिले होंगे, वो पेपर सब कहाँ पर है? तब रे गुड़िया भी कहता है हम वहां से कोई पेपर्स नहीं लेकर आए। गुस्सा होकर राफेल रे गुड़िया के एक आदमी को वहीं पर मार देता है। तब रे गुड़िया डरकर कहता है हमें वहां से कोई पेपर नहीं मिले, हम वहां से कैश और सिर्फ ज्वेलरी लेकर आए थे। तब वहीं खड़ा टोनी कहता है ये सब उस बैंक मैनेजर का किया धरा है, वो हमें मरवाना चाहता है। ये सुनकर राफेल रे गुड़िया के साथ साथ उसके सभी आदमियों को मार देता है। आगे राफेल मोनिका को कॉल करके कहता है मैं जल्दी घर पर लौटने वाला हूँ, तुम भी फ्लाइट लेकर जल्दी लौट जाओ, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। मूवी में आगे हमें मोडेस्टो को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी की कब्र के सामने बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक आदमी आकर मोडेस्टो की तलाशी लेता है और उसके बाद मोडेस्टो से मार्सेलो आके मिलता है। मार्सेलो मोडेस्टो से कहता है मेयर ने बताया था कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, बताओ तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या बात करनी है? तब मोडेस्टो कहता है 10-17-191 ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है ज्यूरिस का। मुझे ये सारी डिटेल कुछ पेपर से मिली है जो पेपर सभी मेरे पास है। ये पेपर्स काफी लोगों के लिए काफी कीमती है क्योंकि ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड को उजागर करते हैं। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेफ जगह पर रख रखे हैं और मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे कि अगर मुझे कुछ होता है या मेरी मृत्यु होती है तो ये डॉक्यूमेंट सभी के सामने उजागर कर दिए जाएंगे। आगे मोडेस्टो मार्सेलो को अपना बैंक अकाउंट डिटेल देकर कहता है ये मेरी बैंक अकाउंट डिटेल है और कल मैं अपना अकाउंट चेक करूंगा, अगर तुमने इस अकाउंट में पैसा नहीं डाला तो मैं किसी को कॉल करूंगा। तब मार्सेलो पूछता है तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? तब मोडेस्टो कहता है ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे डिपॉजिट बॉक्स 507 में मिले हैं और ये डिपॉजिट बॉक्स किसी मोनिका वेगा नाम की लड़की का है। ये सुनकर मार्सेलो सब कुछ समझ जाता है और मोडेस्टो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब राफेल को भी शक होने लगा था कि डिपॉजिट बॉक्स से वो पेपर गायब होने में कहीं ना कहीं बैंक मैनेजर का ही हाथ हो सकता है। दूसरी तरफ मोनिका वापस अपने घर पर आती है और राफेल भी हॉस्पिटल में जाता है मोडेस्टो की वाइफ के पास। पर तभी राफेल को मोनिका के फोन से कॉल आता है और मोनिका को मार्सेलो के आदमियों ने बंदी बना रखा था और मोनिका फोन पर राफेल से कहती है राफेल वो यहीं पर है। तब राफेल की बात मोडेस्टो से कराई जाती है और मोडेस्टो राफेल से कहता है जो पेपर्स तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। यह सुनकर मोडेस्टो कहता है तुम्हें मुझसे आकर बात करनी चाहिए। आगे राफेल एंजेला को छोड़कर वापस अपने घर पर जाता है। तब राफेल देखता है कि वहां पर बेड पर मोडेस्टो बैठा हुआ था और जिस आदमी को पैसा देकर राफेल वो डॉक्यूमेंट बेचने वाला था उसे किसी ने चेयर पर बांधकर मार दिया था। तब राफेल मोडेस्टो से पूछता है मोनिका कहाँ पर है? मोडेस्टो अंदर की ओर इशारा करता है और राफेल अंदर जाकर देखता है
तो मोनिका को भी मार्सेलो के आदमी ने चेयर से बांधकर मार दिया था। तभी मार्सेलो के आदमी राफेल पर गन अड़ाकर उससे उसकी गन छीन लेते हैं और वहां पर मार्सेलो आकर राफेल से कहता है, राफेल तुम मेरे भाई जैसे हो, मेरी फैमिली और मेरे बिजनेस की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी, पर तुम धोखेबाज निकले। यह सुनकर राफेल मोडेस्टो के पास जाकर कहता है, तुम्हारी वजह से कई लोग मारे गए हैं। तब मोडेस्टो कहता है, और वो ये सब होना डिजर्व करते हैं, तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी मारी गई लास्ट जार्जुलास फायर में। ये सुनकर राफेल कहता है, वो बस एक एक्सीडेंट था। तब वहीं खड़ा मार्सेलो कहता है, इसने जो कुछ भी किया इसके लिए उसके पास कारण था, पर राफेल तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुम इन डॉक्यूमेंट को मेरे भाई को बेचना चाहते थे जिससे वो मुझे बर्बाद कर सकता था। तुम्हें इस डॉक्यूमेंट के बदले कितना पैसा दिया जाने वाला था? ये सुनकर राफेल कहता है, तुम्हें जो मेरे साथ करना है तुम कर लो। तब मार्सेलो का आदमी राफेल पर गन अड़ाकर उसे वहीं पर मार देता है। ये देखकर मोडेस्टो डर जाता है और मार्सेलो मोडेस्टो से कहता है, अब हम लोग तुम्हारे साथ क्या करें? तब मोडेस्टो कहता है, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, कल मेरे अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं किसी को कॉल करूंगा। ऐसा कहकर मोडेस्टो उस घर से निकल जाता है। आगे मोडेस्टो अपनी वाइफ एंजेला के साथ होता है। तभी मोडेस्टो से मिलने होम ब्रेसिलो अपने आदमियों के साथ आता है। तब मोडेस्टो होम ब्रेसिलो से कहता है, मुझे पता था कि वो लोग मुझसे मिलने किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। तब होम ब्रेसिलो कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तब मोडेस्टो कहता है, हाँ, आप मेन शेयर होल्डर हो न्यूज़पेपर्स के और मीडिया जायंट के चेयरमैन भी हो। इसी के साथ साथ आप कुछ बैंकों के प्रेसिडेंट भी हो। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका कहीं न कहीं बैंकों से लिंक जरूर है। तब होम ब्रेसिलो कहता है, मुझे तुम इस बड़े खेल का एक प्यादा समझ सकते हो। आपने हमारे मीडिया हाउस के एडिटर को कुछ कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। देखिए मिस्टर पार्डो, मैं जानता हूँ कि आप अभी किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और आपकी वाइफ किस क्रिटिकल कंडीशन में है, और मीडिया में सच छापने से ये दुनिया सही नहीं होने वाली। इसलिए आप ही बताइए, आप क्या चाहते हैं, जस्टिस या मनी? तब मोडेस्टो कहता है, मुझे उन सब की जान चाहिए जो मेरी बेटी की डेथ से अमीर हुए हैं, और मेरी वाइफ अभी कोमा में है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे ठीक होता देखना चाहता हूँ। तब होम ब्रेसिलो कहता है, मैं भगवान नहीं हूँ, पर तुम्हारी वाइफ को जो कुछ भी मेडिकल हेल्प चाहिए होगी वो हम करेंगे, और जहाँ तक बाकियों की बात है, पहले तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो मैं देखना चाहता हूँ। तब मोडेस्टो अपने पास से एक डॉक्यूमेंट निकालकर उसे पढ़ने लगता है, जिसमें मार्सेलो और रॉबर्टो क्रिकी का नाम था, जिन्होंने केवेंडिश इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ मिलकर पूर्व मेयर की मदद से एग्रीकल्चर लैंड को शहरी लैंड में कन्वर्ट करवाया, और अब इस लैंड पर शॉपिंग सेंटर और कॉम्प्लेक्स बनाकर अरबों का इन्वेस्टमेंट किया गया है। उस डॉक्यूमेंट को पढ़कर मोडेस्टो उस डॉक्यूमेंट को होम ब्रेसिलो को दे देता है, और मोडेस्टो कहता है, मैं आपका न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ जिन लोगों की वजह से मेरी बेटी मारी गई उनकी न्यूज अब न्यूज़पेपर में छपे। तब होम ब्रेसिलो कहता है, आपके पास ये सारे पेपर कहाँ से आए? तब मोडेस्टो कहता है, मार्सेलो आपके लिए एक डेंजर पार्टनर है। अब अगले दिन से एक एक करके न्यूज़पेपर में सभी के मारे जाने की खबरें छपने लगती है। सबसे पहले एक्स पुलिस चीफ राफेल और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका की, जिनकी बॉडी पुलिस को एक जलती हुई गाड़ी में मिलती है। शहर के पूर्व मेयर को भी ब्लैक मनी के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है और मार्सेलो की पूरी फैमिली को घर में घुसकर मार दिया जाता है। इन सारी न्यूज को मोडेस्टो भी न्यूज़पेपर में पढ़ता है, और आगे मोडेस्टो अपनी वाइफ से मिलता है, जो कि समुद्र किनारे बैठी हुई थी। मोडेस्टो की वाइफ मोडेस्टो से पूछ के कहती है, तुमने नए कपड़े खरीदे हैं? तब मोडेस्टो कहता है, अभी तो मैं एक नई कार भी खरीदने वाला हूँ। मोडेस्टो की वाइफ पूछती है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, और ये जगह भी काफी महंगी है। तब मोडेस्टो कहता है, चिंता मत करो, ये सब इंश्योरेंस कवर है। और ऐसा कहकर मोडेस्टो थोड़ा हंसने लगता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मोडेस्टो की बेटी मारिया जंगल की आग में मारी गई थी, जिसका इल्जाम मोडेस्टो की बेटी पर ही लगाया गया था कि वो सिगरेट पी रही थी, जिसके कारण जंगल में आग लगी। पर वो आग जंगल में जानबूझकर लगाई गई थी ताकि उस जमीन पर कब्जा करके एग्रीकल्चर लैंड को शहरी जमीन बनाया जा सके। यह आग राफेल और मार्सेलो के आदमियों द्वारा लगाई गई थी। जब मार्सेलो को इस भ्रष्टाचार का पता चला तो वो समझ चुका था कि मारिया किसी एक्सीडेंट में नहीं मारी गई, बल्कि जानबूझकर लगाई गई आग में मारी गई है, और इसलिए मोडेस्टो ने उस जमीन पर कब्जा करके जिन जिन लोगों ने पैसा कमाया था उनसे बदला लेने की ठान ली थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।